चैप्टर 16। अब आगे। रात अब गहरी हो चली थी। शिवांगी के कमरे से लौटकर आशी चुपचाप अपने रूम में आई। कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। एक और सोफे पर बैठा सार्थक अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। ब्लूटूथ ईयरफोन कान में था और वो किसी कॉन्फ्रेंस कॉल पर आर्यन से किसी जरूरी फाइल के बारे में डिस्कस कर रहा था। हाँ आर्यन, सुबह तक वो डील क्लोज हो जानी चाहिए, और हाँ, रिसर्च टीम से रिपोर्ट लेते रहना। आशी बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। अंदर जाकर उसने अपने भारी लहंगे को उतारा और हल्का सा नाइट ड्रेस पहन लिया, गुलाबी कॉटन की नाइट गाउन जिसमें वो बेहद शांत और सुकून भरी लग रही थी। वो बाहर आई, बेड के एक कोने पर बैठी और अपने फोन में नव के कुछ मैसेज चेक करने लगी, जहां कुछ अयांश के प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स थी। अयांश के बारे में सोच। आशी हल्के से मुस्कुराए और फोन को साइड टेबल पर रख दिया। उसकी नजर सामने बैठे सार्थक पर गई, अब भी बिजनेस मोड में, प्रोफेशनल, संयमी और बेहद शांत। आशी के मन में एक अजीब सी गर्माहट उठी। उसे याद आया जब उसने किचन में गैस स्टोव की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव मांगा था, और उससे पहले ही वह सब अरेंज हो चुका था, बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई सवाल किए। उसका डर, उसकी तकलीफ किसी ने उसे बिना कहे समझा था। आशी ने एक लंबी सांस ली और सार्थक की ओर देखते हुए मन में सोचा, शायद ये रिश्ता वैसे नहीं शुरू हुआ जैसे सभी का होता है। इसमें कई राज है, मेरा अतीत, मेरा सच, लेकिन क्या ये रिश्ता सफल होगा? वो हल्के से मुस्कुराए। सार्थक की कॉल खत्म हुई। उसने ईयरफोन हटाकर एक सांस भरी और नजर घुमाकर देखा, आशी की मुस्कुराती आंखें सीधी उसे देख रही थी। एक पल को दोनों की नजरें टकराईं। क्या हुआ? सार्थक ने उसकी मुस्कुराहट को देखकर पूछा। आशी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से सिर हिलाया, कुछ नहीं। फिर धीमे से बोली, आपने किचन में पहले से ही सब अरेंज करवा दिया था, बिना पूछे। थैंक यू। सार्थक उठकर उसके पास आया। उसके पास बैठते हुए बोला, मैंने कहा था ना, हम इस शादी को निभाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे डर, तुम्हारी असहजता, सब मेरी जिम्मेदारी है। और ये कोशिश सिर्फ कहने की नहीं, निभाने की होगी। तुम्हारी हार, तुम्हारा डर, अब सब मेरा है। उद्धरण चिन्ह। वो आशी की आंखों की गहराई में झांक रहा था, जो उसे एक अपनेपन का एहसास दिलाती थी। आशी की आंखें भर आई पर होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस रिश्ते की शुरुआत कोई परी कथा जैसी नहीं थी, लेकिन अब उसमें वो सच्चाई थी, जो वक्त के साथ गहराई बनती है। लेकिन आशी के मन में सवाल थे। सार्थक पहले इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं थे, किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन वो कौन होगी? तो क्या सार्थक के लिए इतना आसान है पहले प्यार को भुलाना, इस रिश्ते को अपनाना? सार्थक चेंज करके आप बैग की दूसरी साइड लेट जाता है। आशी अभी भी सोच में गुम थी। सार्थक आशी को देख बोला, गुड नाइट, सो जाओ। अगली दिन ओबरॉय मैंशन आज पूरी तरह एक सपने की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगे फूल, झूमर जैसी लटकती झालरें, रोशनी से नहाए खंभे, और चारों ओर सजे चेहरे। हर मेहमान अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कैमरों की फ्लैश, ढोल ताशे की गूंज, और एक भव्य शादी का माहौल। लेकिन इन चमकती दीवारों के बीच किसी की कमी थी, शिवांगी। आशी जब उसे लेने ऊपर उसके कमरे में पहुंची, तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर सज धज कर रखा हुआ लहंगा, लेकिन वो खुद वहां नहीं थी। शिवांगी, आशी ने हल्की आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। उसने बालकनी देखी, खाली। वॉशरूम, ड्रेसिंग एरिया, सब कुछ चेक किया। शिवांगी कहीं नहीं थी। आशी के चेहरे पर बेचैनी दौड़ गई। वो फौरन नीचे भागी और सार्थक को खींचते हुए एक कोने में ले गई। शिवांगी गायब है, वो कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर छान डाला। सार्थक का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। आर्यन, अलर्ट करो सबको। शिवांगी ओबरॉय मेंशन में नहीं है। सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करो और घर के स्टाफ से पूछताछ करो। आर्यन ने सर हिलाया और तुरंत अपने काम पर लग गया। 2 बॉडीगार्ड्स को बाहर की तरफ रवाना किया गया। कपूर और खन्ना फैमिली के बड़े चेहरे अब चिंता में बदल चुके थे। इधर मंडप में बैठा अयांश, रेशमी साफा और सिल्वर बेज शेरवानी पहने बिल्कुल शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी का कमरा। सिद्धि ने पास आकर धीरे से आशी से पूछा, क्या हुआ? सभी की सांसें जैसे थम सी गई थीं। आशी के हाथों में कांपता हुआ शिवांगी का लिखा पत्र था। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सॉरी भाई, मैं ये शादी नहीं कर सकती। भाई, आपने बहुत बार पूछा था, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी। शिवांगी। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सिद्धि की आंखों में आंसू आ चुके थे।
संयम का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल था। इस लड़की ने हजारों मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी, वो बोले, गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए। अब नीचे क्या जवाब दूंगा मैं उन सबको। सार्थक चुपचाप एक कोने में खड़ा था। उसका माथा झुका हुआ था, जैसे उसे अपनी बहन के फैसले पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। तभी आशी ने उस चिट्ठी को मोड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर घूंघट में किसी और को बैठा दिया जाए तो। सभी का सिर एक साथ उसकी ओर मुड़ा। सिद्धि, तुम क्या कह रही हो आशी? संयम, ये मजाक का समय नहीं है। लेकिन आशी शांत थी, उसकी आंखों में कुछ चल रहा था, एक योजना। उसने धीरे से सार्थक की ओर देखा और अपनी पलकें झपका दी। बस एक झपक, लेकिन उस एक पल में बहुत कुछ तय हो गया। सार्थक ने जैसे आशी की आंखों में उतरते उस फैसले को पढ़ लिया। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुईं, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। सार्थक आगे बढ़ा, संयम के पास आया और कहा, डैड, अभी इस वक्त हमें अपने मान सम्मान को बचाना है। घूंघट में कौन है ये किसी को नहीं पता। शिवांगी के नाम से शादी हो जाएगी, बाद में हम चीजों को संभाल सकते हैं। सिद्धि धीरे से बोली, लेकिन घूंघट में कौन बैठेगा? आशी बोली, द्रुति अयांश की असिस्टेंट। सिद्धि बोली, वो नहीं मानी तो? आशी कमरे से बाहर जाते हुए बोली, मैं मना लूंगी, बहुत आसानी से। इतना बोल वो नीचे द्रुति के पास चली गई। चैप्टर 17। अब आगे। आशी की आवाज में विनम्रता थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। प्लीज द्रुति, उसने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। अगर शादी रुक गई तो आयांश टूट जाएगा और कपूर फैमिली वो इस ह्यूमिलिएशन से उबर नहीं पाएंगे। द्रुति की माँ, एक शांत समझदार महिला, गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, शादी कोई मजाक नहीं होती। क्या तुम वाकई सोचती हो कि बिना दूल्हे की मर्जी के दुल्हन बदल देने से सब ठीक हो जाएगा? इससे पहले कि आशी कुछ कहती, संयम बीच में बोला, आंटी, मैं जानता हूँ ये सब अचानक और अनकन्वेंशनल है, लेकिन हम सभी इस वक्त उस एक इंसान की इज्जत बचाना चाहते हैं जो सबसे कमजोर मोड़ पर खड़ा है, आयांश। सार्थक ने भी समर्थन में सिर हिलाया। मैं जानता हूँ द्रुति, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन सोचो, अगर तुम आज ये कदम नहीं उठाती तो शायद आयांश हमेशा अपने सबसे खास दिन को अपने सबसे बड़े अपमान के तौर पर याद रखेगा। द्रुति की आंखें झुकी, उसकी उंगलियां पल्लू की किनारी को मरोड़ रही थीं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर उसने धीरे से अपनी माँ की ओर देखा, जैसे अपनी उलझन उनके चेहरे पर पढ़ना चाहती हो। उसकी माँ ने बस हल्के से सिर हिलाया, न हामी में, न इनकार में, लेकिन यह इशारा था कि निर्णय उसका खुद का होगा। द्रुति ने आंखें बंद की। कुछ क्षणों की चुप्पी छाई रही, और फिर, ठीक है, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट, मैं तैयार हूँ। एक सन्नाटा सा छा गया, और फिर, थैंक यू। आशी ने आगे बढ़कर द्रुति का हाथ थाम लिया। तुमने जो किया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। द्रुति ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन एक शर्त है। सभी की नजरें उसकी तरफ उठी। शादी के बाद तुम खुद आयांश को सच्चाई बताओगी और उससे माफी मांगोगी। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आशी सिर झुकाकर बोली, ये वादा है, मैं सच बताऊंगी और जो फैसला होगा उसे एक्सेप्ट करूंगी। सार्थक ने गहरी सांस ली, तो अब समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मंडप तैयार है, संयम ने मुस्कुराकर कहा, और हमारी दुल्हन भी। अंश ने एक साइड में खड़े होकर था, वो अपने मन में खुद से बोला, भले ही दुल्हन बदली है, पर मेरा काम आसान हो रहा है। द्रुति का दिल फेरे लेते वक्त तेज धड़क रहा था। हर कदम जैसे उसके अंदर हजार सवालों की गूंज थी। क्या वो मुझे पहचान नहीं पाया? क्या उसकी खामोशी में कोई जवाब है? क्या सच में मैं अब उसकी पत्नी बनने जा रही हूँ? उसने सोचा था, शायद ये सब छल है, उसके साथ, आयांश के साथ, सबके साथ। लेकिन क्या ये वाकई छल था, या एक ऐसा फैसला जिसे किस्मत ने आशी के जरिए रचा था? कुछ घंटे पहले, सभी के जाने के बाद, द्रुति अपनी माँ के साथ आशी के रूम में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैम, ये जरूरी है क्या? क्या आयांश जानता है? आशी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, आयांश को सब पता है, और उसने हाँ कहा है। ये सुनते ही द्रुति के हाथ एक पल को ठिठके। क्या? हाँ द्रुति, आशी की आवाज कोमल थी पर निश्चय से भरी। मैंने उससे कहा था, शिवांगी चली गई है, अब हम मंडप खाली नहीं छोड़ सकते, लेकिन घूंघट के पीछे कौन होगा ये तुम तय करो। और वो, बिना कुछ कहे सिर्फ तुम्हारा नाम लिया। द्रुति की आंखों से आंसू निकल पड़े। मंडप वर्तमान में
धृति को फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। अयांश की खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी। वो सोच रही थी, शायद उसे अब भी यकीन नहीं कि घूंघट के पीछे मैं हूँ। वो सोच रही थी, शायद जब मैं ये घूंघट उठाऊंगी, तब टूट जाएगी ये झूठ की दीवार। लेकिन जब 7वां फेरा पूरा हुआ और पंडित बोले, अब वर वधू को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाएं, तो अयांश ने उसके हाथों को थामकर रुकते हुए वो अपने कांपते हाथ आगे कर घूंघट के अंदर से ही धृति की मांग में सिंदूर भर देता है। धृति की आंख से आंसू लुढ़क गया। आज वो मिसेस आयंश खन्ना बन गई, लेकिन किसी और की जगह लेकर। क्या ये रिश्ता वो निभा पाएगी? ऐसे सवाल थे उसके जेहन में। अयांश ने धृति की गले में मंगलसूत्र डाला। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूसरी ओर रात का वक्त था। कड़कड़ाती हवा, वीरान सड़क और मंदिर की टूटी सी सीढ़ियां। उन पर एक लाल साड़ी में सिमटी लड़की खड़ी थी, शिवांगी। उसकी आंखों में डर था, थकान थी, लेकिन सबसे ऊपर उम्मीद थी। उसके पास खड़ा लड़का जीन्स, जैकेट और मोटे बालों वाला उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। वंश आ गया बेबी, चलो अब हमारा नया सफर शुरू, कहते हुए वंश ने उसके हाथ से बैग लिया। लेकिन शिवांगी का बैग वंश ने जैसे ही खोला, उसकी आंखों में गुस्से की लपट सी उठी। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, ना कोई गहना, ना पैसा, ना कोई दस्तावेज। उसके सपनों की सोन की मुर्गी बस 2 कुर्तियां लेकर भागी थी। पर उसने खुद को संभाला, चेहरा फिर से मासूम बनाया। बैग एक और पटक कर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बेबी, ये सब तो हम साथ मिलकर कमाएंगे। शिवांगी को कुछ अजीब नहीं लगा। वो तो बस उसका प्यार ढूंढ रही थी। छोटे से किराए के घर में वंश ने उसे चेयर पर बैठाया, फिर बोतल से पानी निकालकर आगे बढ़ाया। शिवांगी ने पानी पीकर हल्की सी मुस्कान दी। वंश, शादी कब करेंगे? उसकी आवाज में डर भी था, भरोसा भी। वंश उसके पास आकर उसकी बगल में बैठ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से। जल्द ही बेबी, पहले थोड़ा सेट हो ले, फिर एकदम धूमधाम से। उसके लहजे में झूठ की हल्की सी परत थी, जिसे शिवांगी समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा, उसकी ओर झुकने लगा। शिवांगी एक पल को सहम गई। उसने हाथ हटाकर बोला, मैं शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती। वंश की आंखें एक पल को सख्त हो गईं, चेहरे से मासूमियत गायब। लेकिन फिर से उसने मुस्कान ओढ़ ली। ऑफ कोर्स बेबी, आई रिस्पेक्ट दैट। तुम जैसी हो, मुझे वैसे ही चाहिए। झूठ जो अब आदत बन चुका था। शिवांगी की मासूम नींद में सपने थे, वंश की नींद में लालच का खाका। उसे अब सिर्फ एक मौका चाहिए था, शिवांगी की वफादारी को बेचने का, और अपनी हवस और लालच को आजाद करने का। उसे शिवांगी पर गुस्सा आ रहा था, जो कि उसका चेहरा देख बढ़ता जा रहा था। चैप्टर 18। अब आगे। छोटे से कमरे में पीली मटमैली रोशनी टंगी थी। दीवारों पर सीलन थी और फर्श पर धूल। शिवांगी एक कोने में सहमी सी बैठी थी, और वंश उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को आंकता है। वंश बड़े प्यार से बोला, तुम वापस मेंशन चली जाओ, कुछ रहने खाने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। शिवांगी साफ मना करते हुए बोली, मैं मेरी शादी से भाग कर आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारे स्टेटस से 3 की मतलब नहीं है, सिर्फ तुम से है। अब वंश से कंट्रोल नहीं होता, वो अपना मक्ता उतार देता है। तो तुम अपने साथ पैसे भी नहीं लाई, और ऊपर से मुझे छूने नहीं दे रही। वंश का लहजा अब शराफत की चादर उतार चुका था। अब उसे शिवांगी से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका मकसद जो पूरा नहीं हुआ। शिवांगी घबरा कर बोली, वंश तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने तो कहा था हम शादी करेंगे। वंश ने गुस्से में उसका जबड़ा जकड़ लिया। शादी? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? तुम क्या सोचती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सिर्फ पैसों के लिए तुम्हें बहकाया था, तुमने तो वो भी नहीं दिए, और अब नखरे दिखा रही हो। शिवांगी की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे, दिल सहमा हुआ था। और तभी वंश ने जबरन झुककर शिवांगी को चूमने की कोशिश की। शिवांगी ने डर और गुस्से के मिले जुले भाव में उसे धक्का दिया, लेकिन वंश ने फिर से उसके कंधे कस लिए। टकराव बढ़ता गया, और तभी शिवांगी ने एक पल में साहस जुटाया, पास ही रखे वॉश लोहे के जग जैसा भारी बर्तन को उठाया, और पूरी ताकत से वंश के सिर पर मार दिया। धड़ाम। वंश जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। शिवांगी चीखती हुई कमरे से बाहर निकली। सड़कें सुनसान थीं, चारों ओर अंधेरा, बस स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी।
शिवांगी नंगे पैर, लाल साड़ी में, आंखों में आंसू और चेहरे पर खरोंच लेकर भाग रही थी। उसका पल्लू पीछे उड़ रहा था, चूड़ियां टूटकर रास्ते में गिर रही थी। पीछे से वंश उसकी तलाश में निकल चुका था। शिवांगी, भागती रहो, लेकिन बच नहीं पाओगी। वंश की आवाज दूर से गूंज रही थी। शिवांगी रोती हुई एक मोड़ पार कर रही थी कि धड़ाम, एक कार अचानक सामने से आई और शिवांगी उससे टकरा गई। धड़ाम, एक कार अचानक उसकी ओर तेजी से आए और शिवांगी उससे टकरा गई। शरीर एक झटके से हवा में उछला और जमीन से टकराया। चुभती हुई खामोशी सड़क पर पसर गई। कार रुक गई थी। ड्राइवर सीट से एक नौजवान लड़का घबराए कदमों से बाहर निकला। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। हे भगवान, उसके मुंह से बमुश्किल निकला, किसी को टक्कर मार दी, ये तो लड़की है। वो जल्दी से शिवांगी के पास झुका। शिवांगी के होठों से खून रिस रहा था, माथे पर एक गहरी चोट थी और उसकी आंखें अधखुली थीं। पर उसकी सांसें अभी चल रही थी, कमजोर सही, लेकिन वो जिंदा थी। तुम ठीक हो? लड़के की आवाज कांप रही थी। उत्तर में सन्नाटा ही मिला। वक्त गंवाए बिना उसने उसे गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर सुला दिया। अपनी हथेलियों से उसकी नब्ज चेक की और तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक और भाव था, बेचैनी, जिम्मेदारी, या शायद कोई छुपा हुआ मकसद। वंश भी आ पहुंचा था। चारों ओर उसकी गुस्से से भरी निगाहें घूमी। शिवांगी, उसने पुकारा, पर वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वहां पड़े खून के छींटों और सड़क पर खरोंच के निशान उसे बहुत कुछ कह रहे थे। पर अब शिवांगी उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो कार शहर के बाहरी हिस्से में बने एक विशाल ग्रे मैंशन के सामने आकर रुकी। गेट ऑटोमेटिकली खुल गया था, जैसे ड्राइवर को पहचाना गया हो। कार मेन पोर्च में जाकर रुकी। लड़का बिना किसी देरी के कार से उतरा और फिर शिवांगी को गोद में उठाकर सीधे अंदर की ओर बढ़ा। सवें सदमे में थे। उन्होंने कभी साहब को इस तरह किसी लड़की को गोद में उठाए नहीं देखा था। घर की संगीन दीवारों के भीतर आज कोई रहस्य सांसें ले रहा था। एक बुजुर्ग नौकर फौरन मोबाइल निकालता है, एक नंबर डायल करता है। मैडम, उसने दबे स्वर में कहा, साहब आज एक लड़की को लेकर आए हैं। फोन की दूसरी ओर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर कॉल कट। दूसरी ओर लंदन के एक शांत इलाके में एक रेशमी पर्दों से ढका कमरा। वह महिला करीब 40 की उम्र, पर उसकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर सादगी में छुपी खूबसूरती थी। उसने सफेद प्लाजो और हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती पहनी थी। उसके हाथ में वही फोन था, पर चेहरे पर उलझन और चिंता का साया छाया था। क्या वो सच में अपना मकसद पूरा करने जा रहा है? उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में एक दर्द छुपा था और एक दृढ़ संकल्प भी। नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अब वक्त आ गया है इंडिया लौटने का। उसने खिड़की से बाहर देखा, जैसे दूर कहीं एक तूफान आने वाला हो और उसे रोकना हो। यह महज एक हादसा नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी, जिसमें हर किरदार का अतीत, उसका वर्तमान और उसके फैसले एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। कौन है ये लड़का? क्या मकसद है इसका शिवांगी को बचाने का? चैप्टर 19। अब आगे। ग्रे मैंशन। अंदर आते ही लड़के ने शिवांगी को अपने कमरे के बड़े से पलंग पर सुलाया। उसके माथे पर खून जमने लगा था, सांसें हल्की और अस्थिर थीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो उसकी चोटों को और भयावह बना रही थी। वो लड़का घड़ी की सुइयों से तेज भागता हुआ एक टेबल तक गया और इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। डॉक्टर मिश्रा को तुरंत बुलाओ। अभी। आवाज में घबराहट नहीं थी, पर अर्जेंसी थी। जैसे उसने पहले भी ऐसे हालात देखे हों, संभाले हों। जैसे वह जानता हो कि अब क्या करना है। 5 मिनट बाद एक सफेद गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर मेंशन में दाखिल हुआ। हाथ में एक फर्स्ट एड किट और पीछे एक महिला नर्स। सीढ़ियां चढ़ते ही वह सीधा उसी कमरे में पहुंचा। क्या हुआ है? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पूछा। लड़की की हालत देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। सड़क हादसा अचानक सामने आ गई थी। लड़के ने संक्षेप में जवाब दिया, पर उसकी नजरें एक पल के लिए भी शिवांगी से नहीं हट रही थी। डॉक्टर ने नब्ज चेक की, आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली और फिर नस की ओर मुड़ते हुए बोला, बीपी बहुत लो है, सिर पर गहरी चोट है और शरीर में हल्का फ्रैक्चर भी लग रहा है। इन्फेक्शन से पहले साफ कर दो, हल्का सेडेशन देना पड़ेगा। नर्स ने झटपट दवाइयों और पट्टियों का इंतजाम शुरू कर दिया। कमरे का माहौल अब इमरजेंसी वार्ड जैसा हो गया था। लड़का एक कोने में खड़ा था, चुपचाप। उसकी मुठियां भींची हुई थीं, जैसे वो खुद को रोक रहा हो, कुछ कहने से या शायद कुछ महसूस करने से।
डॉक्टर ने पट्टियां बांधते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन है? उसने एक पल को सोचा, फिर धीमे से बोला, नहीं। डॉक्टर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे जांच रहा हो कि झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बाद शिवांगी अब भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। जख्मों पर पट्टियां बंध चुकी थीं। डॉक्टर ने फाइल समेटते हुए लड़के से कहा, अभी रिस्क टला नहीं है। जब होश आए, तभी असली खतरा समझ पाएंगे। उसे कुछ याद है या नहीं? अगर ब्लीडिंग इंटरनल रही, तो मैं सब हैंडल कर लूंगा, लड़के ने ठंडी आवाज में कहा। डॉक्टर ने एक लंबी नजर उसके चेहरे पर डाली, फिर सिर हिलाकर कमरे से चला गया। कमरे में अब सिर्फ वो दो थे, शिवांगी, जो अचेत अवस्था में बिस्तर पर लेटी थी, और वो लड़का, जिसकी आंखों में सवाल भी थे और जवाब भी, लेकिन वो दोनों चुप थे। उसने एक कुर्सी खींची और बिस्तर के पास बैठ गया। धीरे से उसने शिवांगी की उंगलियों को छुआ। तुम्हारी सांसें चलती रहें, बस अभी इतना काफी है, क्योंकि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मेरा हिसाब बाकी है। कमरे में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, पर इस सन्नाटे में भी एक तूफान दबे पांव दस्तक दे रहा था। दूसरी ओर खन्ना मेंशन आज सचमुच किसी राजमहल जैसा दिख रहा था। कोने कोने में फूलों की सजावट, दीपों की कतारें और चांदनी रात में चमकती झालरें, जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो अपनी नई बहू के स्वागत के लिए। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर थीं। ढोल नगाड़े अब धीमी ताल पर थे, लेकिन माहौल में जोश उतना ही ऊंचा। दरवाजे पर जैसे ही सफेद कार आकर रुकी, चारों तरफ एक सहज सन्नाटा फैल गया। दुल्हन घूंघट में छिपी द्रुति को आहिस्ता से कार से उतारा गया। हाथों में चूड़ियां खनक रही थी, पाँव में पायल की आवाज धीमे धीमे हवाओं से टकरा रही थी। सिर झुकाए हुए, लाल जोड़े में लिपटी दुल्हन के चेहरे पर किसी की नजर नहीं जा सकी, क्योंकि एक मोटे लाल घूंघट ने सब छिपा रखा था। आयांश कार से उतरकर थोड़ा पीछे हो गया। सानवी बेमन से मौजूद थी। सावी खन्ना थाली लिए आगे आई। थाली में दिया जल रहा था, पास में चावल, हल्दी, रोली और मिठाई। बहू, अब हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है, संध्या ने कोमल स्वर में कहा और थाली घुमाते हुए आरती उतारी। द्रुति अब भी चुप धीरे से कदम बढ़ाती है। पहला कदम दाहिने पांव से, सावी ने कहा। द्रुति ने धीमे से कदम बढ़ाया, कलश को पांव से टच किया, वह लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा। फिर थाली में रखे चावल पर पैर रखा और फर्श पर लाल आलते के छापों की पहली पंक्ति बनती चली गई। अब दूल्हा दुल्हन को पूजा रूम तक लाओ, सावी ने कहा। आयांश ने झिझकते हुए द्रुति का हाथ थामा। उसके छूते ही द्रुति के कंधे तन गए, पर उसने खुद को संभाला। वो जानता नहीं था कि उस घूंघट के पीछे कौन सी उथल पुथल चल रही है। दोनों को पूजा घर में ले जाया गया। वहां कपूर के पंडित ने एक साथ पूजा करवाई, गृह प्रवेश की, नवविवाह सुख की और दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। पूजा के बाद द्रुति को पूरे घर की बहुओं की तरह पारंपरिक खन्ना फैमिली की साड़ी दी गई, जिसे उसने तुरंत स्वीकार किया। बहू अब दुल्हन से इस घर की लक्ष्मी बन गई है, सावी खन्ना ने भावुक होकर कहा। द्रुति ने बस धीरे से सिर झुकाया। वो अब तक घूंघट में थी। हर कोई ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि बहू शर्मा रही है, लेकिन द्रुति को डर था जब उसका घूंघट उठेगा तब सावी कैसे रिएक्ट करेगी। क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी? सानवी मुंह बना अपने रूम में चली गई। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आयांश का कमरा गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू से भरा हुआ था। हर कोना फूलों की झालर से सजा था। बिस्तर के चारों ओर झूलती सफेद जालदार पर्दे रात की नमी में धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे के बीचों बीच फूलों से सजे बिस्तर पर एक सजी धजी दुल्हन बैठी थी, सिर पर गहरा लाल घूंघट। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। आयांश भीतर आया। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन में कई सवालों की गूंज थी। कमरे में घुसते ही उसकी नजर सीधी दुल्हन पर पड़ी, और एक पल के लिए वो ठिठक गया। एक अजीब सा सन्नाटा उसकी आंखों में उतर आया। उसे आशी की कही बात याद आ गई। प्यार करते हो तो कहने का दम भी रखो। वो हल्का मुस्कुराया, फिर अपने को संयमित करता हुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दुल्हन अब भी चुपचाप बैठी थी, मानो हर सांस थमी हुई हो। आयांश उसके सामने बिस्तर पर बैठा, और फिर एक क्षण ठहर कर उसके बगल में आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उसने बहुत शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, अचानक से फैसला लेना आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। शिवांगी की जगह मंडप पर बैठना। वो एक पल को रुका, फिर उसकी तरफ देखा, और घूंघट से छिपे चेहरे की ओर हल्का सा झुका। लेकिन याद रखना, तुम मेरी जिंदगी में किसी की जगह नहीं ले रही हो, बल्कि अपनी एक नई जगह बना रही हो, जो सिर्फ तुम्हारी है।
उसके लहजे में कोई बनावट नहीं थी। वो चाहता तो पूरी रात चुप रह सकता था, लेकिन आज वो पहली बार सच में अपने दिल की बात कह रहा था। ध्रुति का शरीर हल्का सा कांपा, शायद भावनाओं के दबाव में, शायद कुछ और छुपाने की कोशिश में। अयांश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें वक्त दूंगा, तुम्हें समझने का और खुद को समझाने का। हम दोनों की ये शुरुआत अचानक है, लेकिन अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, और वैसे भी मैंने सुना है कि अचानक हुई चीजें जिंदगी में सबसे खूबसूरत मोड़ बनती हैं। ध्रुति की उंगलियां एक दूसरे में उलझ रही थीं। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन घूंघट के अंदर उसकी आंखों के कोने भीग चुके थे। अयांश उठ खड़ा हुआ। मैं चाहता हूं कि जब तुम इस रिश्ते को अपने वो एक दबाव में नहीं, बल्कि अपने मन की इच्छा से हो, और जब तुम देखो मुझे, तो लगे कि इस रिश्ते में सिर्फ समझौता नहीं, भरोसा भी है। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और धीमे से कहा, गुड नाइट, मिसेस ध्रुति। अयांश खन्ना। और फिर एक कश्मकश में डूबा पति उस फूलों से सजे कमरे को पीछे छोड़ते हुए बालकनी की ओर बढ़ गया। ध्रुति अब भी वैसे ही बैठी थी, लेकिन अब उसकी सांसों में कांपती हुई राहत थी। उसके मन में पहली बार ये सवाल आया, क्या ये रिश्ता झूठ से शुरू होकर भी सच्चा बन सकता है? चैप्टर 20। अब आगे। कपूर मेंशन। रात के आखिरी पहर में कपूर मेंशन की चहल पहल अब पूरी तरह थम चुकी थी। मेहमान जा चुके थे, लाइट्स धीमी कर दी गई थी, लेकिन माहौल में एक बेचैनी अब भी तैर रही थी, जैसे घर की दीवारें खुद किसी तूफान से जूझ रही हों। ड्राइंग रूम में सब एकत्र थे। सिद्धि, आंखों में सूनापन लिए, सोफे पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उनकी साड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए, और चेहरा थकान व शर्म से पीला पड़ा था। उनके पास जमीन पर बैठी थी आशी, जो लगातार उनका हाथ थामे उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। आशी धीमे और सौम्य स्वर में, मम्मी जी, प्लीज, खुद को संभालिए। शिवांगी जहां कहीं भी होगी, ठीक होगी। हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। सिद्धि रोते हुए, मैंने उसे माँ बनकर पाला था, आशी, कभी सोचा नहीं था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगी। अपनी ही शादी के दिन सबको शर्मिंदा करके चली गई। पास ही खड़े थे संयम, आंखों में आग लिए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। संयम तेज स्वर में, ये लड़की अगर मेरे सामने आ गई न, तो उसे बताऊंगा कि परिवार की इज्जत से बड़ा कोई फैसला नहीं होता। इतनी बड़ी शादी, दो खानदान की इज्जत, और एक झटके में सब मिट्टी में मिला दिया। सार्थक कमरे के बीचों बीच अपने दोनों हाथ आपस में बांधे खड़ा था। उसका चेहरा बेहद गंभीर था, लेकिन आवाज संयत। डैड, अभी गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये बात बाहर न निकले। सार्थक ने कहा। उसने आगे कहना जारी रखा, लोगों की नजरों में शादी शिवांगी से ही हुई है, लेकिन सच तो हम जानते हैं। ये सच जितना छिपा रहेगा उतना ही अच्छा है। उससे पहले हमें शिवांगी को ढूंढना होगा। पास में खड़ा आर्यन फाइलों और फोन कॉल्स के बीच से नजर उठाकर बोला। आर्यन बोला, सर, हमने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हर जगह चेक कर लिया है। होटल्स और उसके सभी सोशल मीडिया ट्रैक भी साफ हैं। शिवांगी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। सिद्धि फिर से फूट पड़ी, और संयम ने लाचार होकर सिर घुमा लिया। संयम गुस्से में, पर कब तक छिपाओगे ये सच? आज नहीं तो कल सबको पता चलेगा। आशी अब खड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में भी चिंता झलक रही थी, पर लहजा शांत था। आशी, अभी ये सच बाहर आया तो सबसे ज्यादा टूटेगा यांश, और साथ में खन्ना और कपूर परिवार भी। हमें वक्त चाहिए, और अगर शिवांगी सच में किसी मुसीबत में है, तो हमें पहले उसे ढूंढना होगा, उसे सुनना होगा, फिर सजा देना। सिद्धि ने कांपती आवाज में कहा, आशी बेटा, बस एक बार मेरी बेटी मिल जाए, मैं खुद उससे पूछूंगी ऐसा क्या हो गया था जो उसने हमें भी लायक नहीं समझा बताने के। आर्यन ने फोन स्क्रीन देखते हुए कहा, सर, अगर आप कहें तो एक प्राइवेट ट्रैकर लगा देता हूँ। अगर शिवांगी बाहर गई है, तो उसका पासपोर्ट या कोई डिजिटल ट्रेस जरूर मिलेगा। सार्थक ने एक नजर आशी पर डाली, और फिर गहरी आवाज में बोला, करो आर्यन, किसी भी हाल में ये बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। और अगर शिवांगी हमारे पास लौटे, तो इस बार सिर्फ सवाल नहीं होंगे, जवाब भी मांगे जाएंगे। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी जगह थमसा गया था। शादी के बाद की शहनाइयों की गूंज अब कसूर, शर्म और अधूरे जवाबों में बदल चुकी थी। अगली सुबह, ग्रे मेंशन। हल्की धूप कमरे की भारी, रॉयल नीले पर्दों के बीच से छनकर अंदर आ रही थी। दीवारों पर पुराने चित्रों की छाया तैर रही थी। कमरे में हल्की सी गुलाब और एंटीसेप्टिक की मिली जुली गंध थी। बिस्तर पर पड़ी शिवांगी की पलकें धीरे धीरे कांपती हैं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं।
कहाँ हूँ मैं? ये सवाल उसकी सांसों में गूंजता है। कमरे की भव्यता, ऊंची छत, झूमर, बगल की छोटी सी लाइब्रेरी और सामने एक अजनबी चेहरा, एक शांत, गहरे आंखों वाला लड़का कुर्सी पर बैठा उसे निहार रहा था। वह घबरा कर थोड़ा पीछे हटती है। आप कौन हैं? उसकी आवाज डरी हुई थी, थकी हुई थी। उस लड़के ने कोई हरकत नहीं की, बस एक गिलास में पानी भरकर उसकी ओर बढ़ाया। शिवांगी, तुम ठीक हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम की जरूरत है। शिवांगी, उसने धीमे से दोहराया, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। चेहरे पर दर्द, उलझन और डर की छाया थी। मैं यहाँ कैसे आई? उसने अपनी धड़कनें तेज होती महसूस की। कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? वो लड़का वहीं बैठा रहा, एकदम शांत। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, जैसे वो पहले से जानता था कि ये सवाल आएगा। तुम्हें एक हादसा हुआ था, उसने नर्म स्वर में कहा। मैं तुम्हें सड़क किनारे से उठा लाया। बहुत चोट आई थी, डॉक्टर्स ने कहा शायद तुम्हें शॉक की वजह से याददाश्त पर असर पड़ा है। नहीं। शिवांगी की आंखें डबा गईं। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा नाम, मेरा घर, कोई चेहरा, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। उसकी सिसकियों ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। वो लड़की जो कल तक किसी की दुनिया थी, आज खुद अपने लिए भी एक अजनबी बन गई थी। लड़का धीरे से खड़ा हुआ और थोड़ा दूर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखें कुछ और कह रही थी, जैसे वो जानता हो कि ये बस शुरुआत है। तुम आराम करो, उसने कहा। डॉक्टर आज फिर आएगा, और जब तुम तैयार हो, हम बात करेंगे। शिवांगी ने सिर हिलाया। हाँ में या नहीं में, ये खुद उसे भी नहीं पता था। कमरे से बाहर, वो लड़का बाहर निकला और सीढ़ियां उतरते ही मोबाइल उठाया। हाँ, वो होश में आ गई है, उसने कहा। उधर से आवाज आई। उसे क्या याद है? कुछ भी नहीं। अपने बारे में कुछ भी नहीं। दूसरी ओर कुछ पल की चुप्पी रही। फिर एक और आवाज आई। अब बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। उसे सच बताओगे या उसका इस्तेमाल करोगे? लड़के ने जवाब नहीं दिया। फोन काटकर वो सीढ़ियों पर कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जैसे खुद से एक फैसला लेने की जद्दोजहद कर रहा हो। वो नीचे डाइनिंग एरिया में आ बोला, डॉक्टर मिश्रा को बुलाओ। कहीं उसे होश आ गया, और उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ। और दूसरी ओर, लंदन का वही घर, वही महिला, गुलाबी साड़ी में, अब एक बैग पैक कर चुकी थी। उसने फ्लाइट की टिकट पर नजर डाली। मैं आ रही हूँ। उसने शीशे में खुद को देखा। उसे बचाने और तुम्हें रोकने। आगे जानने के लिए बने रहिए।